नमस्कार विद्यार्थियों। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर दूसरा व्याख्यान। विगत व्याख्यान में हमने मौलाना साहब का सामान्य परिचय, उनका जन्म मक्का में हुआ 11 नवंबर 1888 को, और वे 16वीं सदी के प्रसिद्ध मुस्लिम संत हज़रत शेख जमालुद्दीन के वंशज थे। उनका बचपन मक्का में बीता था और जब वे 10 वर्ष के थे कलकत्ता आए। ये बातें हमने कल की थी। फिर वो 1905 में काहिरा गए, 1907 में भारत वापस आए और कई भाषाओं को उनको अच्छा ज्ञान था। इस्लामी ज्ञान, अरबी, फारसी, उर्दू और आंग्ल भाषा जो अंग्रेजी है उसका भी उनको अच्छा ज्ञान था और बहुत ही नेक, साहसी, अच्छी स्मरण शक्ति वाले, अच्छे लगन के धनी, लेखन कला, भाषण कला में सब में मौलिक और एकदम निपुणता प्राप्त व्यक्ति थे। बड़े उदार, बड़े क्षमाशील, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, सांप्रदायिकता के विरोधी, हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर, राष्ट्रीयता के पक्षधर और महात्मा गांधी के प्रमुख सहयोगी, ये हमने कल अध्ययन किया था। मौलाना आज़ाद ने मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक नीतियों का सदैव विरोध किया। उन्होंने हमेशा इस बात पर बल दिया कि इस्लाम की आत्मा भारतीय राष्ट्रीयता की विरोधी नहीं है। हिंदू मुस्लिम एकता समय की मांग है। भारत की आज़ादी दोनों महान जातियों का एकमात्र लक्ष्य है। मौलाना आज़ाद ने अपने एक लेख में हिंदू और मुसलमानों के 1100 से भी अधिक वर्षों का जो एसोसिएशन था, उनका साहचर्य था, कि सामान्य इतिहास की चर्चा की और बताया कि साहित्य, संस्कृति और दैनिक जीवन में किस प्रकार दोनों महान धर्मों ने, दोनों महान जातियों ने एक दूसरे को प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि यह सामान्य विरासत हमारी संगठित राष्ट्रीयता की धरोहर है। हम इस धरोहर का त्याग नहीं कर सकते हैं। यदि कुछ हिंदुओं के मस्तिष्क में इस प्रकार की आकांक्षा हो कि 1000 साल पहले के हिंदू तौर तरीकों को पुनर्जीवित किया जाए, तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि वे एक ऐसा स्वप्न देख रहे हैं जो कभी पूरा नहीं होगा। इसी प्रकार उन्होंने कुछ कहा कि यदि कुछ मुस्लिम मस्तिष्कों में, यदि कुछ मुस्लिम लोगों के मन में ये बात है कि 1000 वर्ष पहले की मुस्लिम संस्कृति और सामाजिक जीवन को पुनर्जीवित करने की इच्छा हो, जिसे कि वे ईरान और मध्य एशिया से लाए थे, तो वे इस स्वप्न को जितना जल्दी भूल जाएं उतना अच्छा है, क्योंकि इस प्रकार की विचारधारा अस्वाभाविक है और ऐसी चिंतन शैली वास्तविकता के धरातल पर नहीं पनप सकती है। मौलाना आज़ाद यह कहते कभी नहीं थकते थे कि भारत की आज़ादी की खातिर सत्य तथा वास्तविकता पर आधारित कर्तव्य के उच्चतम आदर्शों की पूर्ति के खातिर यह आवश्यक था कि हिंदू और मुसलमान एक रहें, संगठित रहें
दोनों महान जातियों की एकता पर बल देते हुए उन्होंने यहाँ तक कहा कि यदि बादलों से परे आकाश से कोई देवदूत उतरकर दिल्ली की कुतुब मीनार की छत पर से पुकार कर कहे कि भारत 24 घंटों में स्वराज्य प्राप्त कर सकता है, बशर्ते हिंदू मुस्लिम एकता का परित्याग कर दिया जाए, तो ऐसी हालत में मैं स्वराज्य की मांग छोड़ दूंगा, लेकिन एकता को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यदि स्वराज्य की प्राप्ति में देरी होती है तो इससे केवल भारत को नुकसान होगा, लेकिन यदि एकता नष्ट होती है तो सारी मानव जाति का नुकसान होगा। हिंदू मुस्लिम एकता लाने के लिए मौलाना आज़ाद ने दोनों ही जातियों से अपील की, लेकिन उन्होंने मुसलमानों के ऊपर विशेष रूप से यह उत्तरदायित्व डाला कि वे राष्ट्रवाद की चेतना लाने और आज़ादी की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का यह धार्मिक कर्तव्य है कि वे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ें। भारत को विदेशी हुकूमत के शिकंजे से छुड़ाने के लिए मौलाना आज़ाद हर तरह का बलिदान करने को तैयार थे। उन्होंने कहा, मुसलमानों उन नगरों को छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि मुसलमान उन नगरों को छोड़ देंगे जिनमें वे रहते हैं। वे उन जंगलों की तरफ चले जाएंगे और सांपों और बिच्छुओं से दोस्ती कर लेंगे, लेकिन ब्रिटिश सरकार के साथ दोस्ती नहीं करेंगे। उन्हें अंग्रेजों से दुश्मनी नहीं थी, अंग्रेजी हुकूमत से दुश्मनी थी। इंसान के रूप में वे अंग्रेजों को चाहते थे, लेकिन उन्हें यह कतई पसंद नहीं था कि अंग्रेज भारत के शासक बनकर रहे। मौलाना अबुल कलाम के आज़ाद साहब के विचार हैं, बहुत कुछ महात्मा गांधी से मेल खाते थे, और जैसा हमने अभी जिक्र किया, चर्चा की कि गांधी जी के वे बहुत करीब के सहयोगी हो गए थे। 1922 के बाद के वर्षों में वे बहुत अशांत रहे, विशेषकर सांप्रदायिक दंगों के कारण। जब 1926-27 में देश भर में सांप्रदायिक दंगों का बोलबाला था, तभी ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की नियुक्ति की। भारतीय लोकमत के प्राय सभी वर्गों ने कमीशन का विरोध किया। ऐसे वातावरण में 26 दिसंबर 1927 को मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अब वहां सवाल यह उठा कि सभापति कौन बनेगा। इससे पहले 2 एकता सम्मेलन हो चुके थे और उनका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला था। सांप्रदायिक विद्वेष के उस वर्ष में कांग्रेस का सभापतित्व एक मुसलमान से बढ़कर और कौन कर सकता था, और मुसलमानों में भी डॉक्टर अंसारी से बढ़कर, और वही मद्रास कांग्रेस के सभापति हुए। कांग्रेस ने अनेक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए, जिनमें एक प्रस्ताव मौलाना आज़ाद का था, साइमन कमीशन के बहिष्कार की बात थी। इस प्रस्ताव का आरंभिक अंश इस प्रकार था, चूंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत के स्वभाग्य निर्माण के अधिकार की पूर्ण उपेक्षा करके एक शाही कमीशन नियुक्त किया है, यह कांग्रेस निश्चित करती है कि भारत के लिए आत्मसम्मानपूर्ण
एक मार्ग यही है कि वह कमीशन का हर हालत में और हर तरफ से बहिष्कार करे। जब महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने पूरे जोश के साथ भाग लिया। 4 जनवरी 1932 को सरकार ने महात्मा गांधी को कांग्रेस कार्य समिति के अनेक सदस्यों को के साथ में बंदी बना लिया। गांधी जी को भी बना लिया और बहुत सारे उनके सहयोगियों को। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भी जेल में डाल दिया। 1932 में जब मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की और हिंदुओं में उसका व्यापक विरोध हुआ तो मौलाना आज़ाद ने भी हिंदुओं और मुसलमानों में समझौता कराने का पूरा प्रयत्न किया। उन्होंने चाहा कि दोनों समुदाय एक ऐसे समझौते पर पहुंच जाएं जो सांप्रदायिक पंचाट का स्थान ले सके। कोई वैकल्पिक व्यवस्था मौलाना आज़ाद साहब चाह रहे थे। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत जब अप्रैल 1936 में कांग्रेस कार्य समिति ने चुनाव में विद्यार्थियों मैं इस वाक्य को एक बार दोहरा रहा हूँ, बीच में कुछ व्यवधान आ गया था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत जब अप्रैल 1936 में कांग्रेस कार्य समिति ने चुनाव अभियान संगठित करने के लिए 7 सदस्यीय संसदीय समिति बनाई तो उसमें मौलाना आज़ाद भी थे। चुनाव के बाद मंत्रिमंडल निर्माण के समय कांग्रेस और लीग के बीच सहयोग के लिए मौलाना आज़ाद ने काफ़ी प्रयत्न किए परंतु वे सफल नहीं हो सके। 1937 के चुनावों में मुस्लिम लीग का जो चुनाव है, मुस्लिम लीग को इस चुनाव में कोई यूँ कहें कि वो विशेष सफलता नहीं मिली थी। 11 प्रांतों में से केवल एक प्रांत, सिंध प्रांत में वह पूर्ण बहुमत पा सकी थी। प्रांतीय विधानमंडलों में सब मिलाकर 492 स्थान मुसलमानों के लिए थे, जबकि मुस्लिम लीग को इसमें से केवल 109 स्थान ही प्राप्त हो सके। चुनावों से पहले कांग्रेस को यह विश्वास नहीं था कि संयुक्त प्रांत में उसे पूर्ण बहुमत मिल जाएगा। वैसे भी संयुक्त प्रांत में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के आपसी संबंध ठीक थे, मित्रतापूर्ण थे। अतः कुछ ऐसा अनौपचारिक समझौता सा हो गया था कि चुनावों के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग की मिलीजुली सरकार बनाई जाएगी। वस्तुतः इस समझौते का स्वरूप काफ़ी व्यापक था और केवल संयुक्त प्रांत तक ही सीमित नहीं था। संभवतः इसी के अंतर्गत कांग्रेस ने देश भर में 492 मुस्लिम स्थानों में से केवल 58 पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। किंतु जब संयुक्त प्रांत में कांग्रेस को अप्रत्याशित सफलता मिली और अकेले ही स्थिर सरकार बनाने की स्थिति में आ गई तो उसने मुस्लिम लीग के साथ मिली जुली सरकार बनाने का इरादा ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। कांग्रेस नेताओं को लगा कि यदि सांप्रदायिक दलों को
सत्ता से दूर रखा गया तो उन्हें यथोचित चेतावनी मिल सकती है और वे पृथकतावादी राजनीति का मार्ग त्याग कर राष्ट्रीय आंदोलन की मूल धारा में मिल सकते हैं। ये एक अनुमान था उनका। कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार बनाने के लिए मुस्लिम लीग के नेताओं के सामने ऐसी शर्तें रखीं जिनमें मुस्लिम लीग के नेताओं को लगा कि उनके दल का स्वतंत्र अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। कांग्रेस का कहना था कि मुस्लिम लीग को अपने संसदीय बोर्ड का विघटन कर देना चाहिए। मुस्लिम लीग के टिकट पर आगे उम्मीदवार नहीं खड़े किए जाने चाहिए और मुस्लिम लीग के टिकट पर जीते हुए सदस्यों को कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए। ये सब बातें मुस्लिम लीग को स्वीकार नहीं हो सकती थी। हो सकता है संवैधानिक दृष्टि से तो कांग्रेस का दृष्टिकोण उचित रहा हो, क्योंकि जहां जहां उसे पूर्ण बहुमत प्राप्त था वहां उसे अपनी जो व्यक्तिगत अपनी सरकार बनाने का पूरा अधिकार था और वह दूसरे दलों के सदस्यों को सत्ता में भागीदार बनाने के लिए अपनी शर्त रख सकती थी। पर मुस्लिम लीग के नेताओं ने इसे विश्वासघात की संज्ञा दी और बाद के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में कहा जा सकता है कि राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस ने इस समय लीग के सहयोग की संभावना को ठुकराकर अच्छा नहीं किया। मौलाना आज़ाद के अनुसार मतभेद इतनी सी बात पर हुआ कि लीग मिले जुले मंत्रिमंडल में अपने 2 मंत्री चाहती थी और पंडित नेहरू उन्हें केवल 1 स्थान देने पर अड़ गए। अगर उस समय कांग्रेस लीग मंत्रिमंडल बन जाता तो लीग करीब करीब कांग्रेस में ही लीन हो जाती, मिल जाती। और यह तो सभी जानते हैं कि लीग में नई जान पड़ी तो विशेषतः संयुक्त प्रांत से और पाकिस्तान बना तो प्रधानतः संयुक्त प्रांत के मुसलमानों द्वारा लीग का समर्थन किए जाने के ही कारण बना। यदि नवाब इस्माइल खां और चौधरी खलीकुज्मा दोनों को संयुक्त प्रांत में मंत्री पद दे दिया जाता तो विद्यार्थियों संभवतः इतिहास में हम कुछ और कहानी पढ़ रहे होते। इतिहास में बड़े बड़े परिवर्तनों के पीछे कितनी ही बार छोटे छोटे व्यक्तिगत कारण होते हैं। आहत व्यक्तित्व स्वार्थ मात्र होते हैं। और इस घटना को छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। मौलाना आज़ाद 1940 में दोबारा अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और इस पद पर 1946 तक रहे। कांग्रेस के अतिरिक्त वे मुसलमानों की प्रसिद्ध संस्था जमायत उल उलमाए हिंद के अध्यक्ष भी रहे। शेष अगले व्याख्यान में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।